नमस्ते। आजकल एक बड़ी गंभीर समस्या और चिंताजनक स्थिति देखने में आ रही है। खासकर जो यंग हैं, कपल्स हैं और न्यूली मैरिड लोग हैं। और ये देखने में आया है कि उनको अपना परिवार बढ़ाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। कपल्स के बीच में फैमिली प्लानिंग को लेके बड़े इश्यूज़ आ रहे हैं। कहीं पर ये देखने को आ रहा है कि मेल हैं, उनके स्पर्म काउंट कम हो रहे हैं और जो फीमेल्स हैं उनके अंदर ओव्यूलेशन जो प्रोसेस होता है, ओव्यूल फॉर्मेशन और मैच्योरिटी, उसको लेके इश्यूज आ रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। एक तरह से तो देखने में लगता है कि ये तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मेडिकल प्रोसेस है। इसके ऊपर दवाइयाँ वगैरह को यूज़ करके या आ, जो क्या बोलते हैं, कृत्रिम गर्भधारण की प्रक्रिया के द्वारा इसको मैनेज किया जा सकता है। करते हैं, ऐसा लोग बहुत से करते हैं। लेकिन अपने अनुभवों के आधार पे हम सब ये जानते हैं कि रिश्तों का तालमेल भी बहुत ज़रूरी है फैमिली प्लानिंग के लिए। आपका आचरण कैसा है, आपका रवैया कैसा है एक दूसरे के बारे में, आप एक दूसरे को कितना ध्यान देते हैं, आप एक दूसरे को कितना समझते हैं, कितना फ़ील करते हैं, कितना रिस्पेक्ट करते हैं, इमोशनल वार्मथ कितनी है, बहुत ज़रूरी होती हैं ये मनोवैज्ञानिक पहलू, इनके ऊपर ध्यान देना। ये देखने में आता है कि जो न्यूली मैरिड कपल हैं, जब वो अपना जीवन शुरू करते हैं, तो किसी न किसी की तरफ से अपने अंदर बदलाव की गुंजाइश बहुत ज़्यादा फ़ील नहीं करते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो। अगर मैं पुरुषों की बात करूं तो जो पुरुष होते हैं उनके मन में धारणा होती है कि हम तो जैसे रहते आए हैं हम वैसे ही रहेंगे, हमें अपने बदलने को ज़रूरत नहीं है। ये देखा गया है कि पुरुष शादी के बाद भी बहुत सारे रीज़न्स की वजह से, फैमिली प्रेशर, एम्बैरेसमेंट या खुद के पर्सनालिटी फैक्टर, इसकी वजह से जो उनका जीवन साथी है, जो महिला है, उनकी जो पत्नी है, उसके साथ बात नहीं करते। ये बात करते हैं तो बहुत कम करते हैं, या उनको लगता है नहीं, बात करने की ज़रूरत ही क्या है, शादी तो हो गई है, खाना तो मिल रहा है, रोटी तो खा रही है, प्रोटेक्शन तो मिला हुआ है, घर में तो रह रही है, पैसे तो दे रहे हैं, हमारे पास तो बहुत पैसा है। और पुरुष जो है उसको कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं होती है कि उसको वाइफ़ जो आई है घर में रहने, उसके साथ इमोशनल वार्मथ कितनी ज़रूरत है। उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए जो महिला है वो चाहती है कि हम और हमारे पति आपस में बैठ के ब्रेकफास्ट करें और अच्छा समय गुजरेगा, क्वालिटी समय गुजरेगा। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हम लोग फैमिली प्लानिंग की भी कोशिश कर रहे हैं, इमोशनल वार्मथ आएगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और शायद हम लोग एक दूसरे को और समझ पाएंगे। लेकिन पुरुष है कई बार ऐसी परिस्थितियों में सोचता है कि शायद उसे ज़रूरत नहीं है, वो अपने साथ में नाश्ता करने की, नाश्ता करना बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन ये एक साथ नाश्ता करने से, एक साथ उठने बैठने से, क्वालिटी समय गुजारने से साइकोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं, शायद इसको समझना। और सिर्फ साइकोलॉजिकल चेंजेस नहीं, बायोलॉजिकल चेंजेस। हम सभी ये जानते हैं मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस तरह के थॉट्स हमारे अंदर आएंगे उस तरह के हमारे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होंगे, और जिस तरह के बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होंगे उसी तरह के हमारे थॉट्स भी आएंगे, हमारे इमोशंस भी होंगे। तो कई बार जो एक इमोशनल वैक्यूम हो जाता है दोनों के अंदर, एक तरफ से दिया जा रहा है, एक तरफ से लिया जा रहा है, जिसमें पत्नी ये महसूस करती है कि हमको क्वालिटी समय गुजारना चाहिए, पति को लगता है नहीं, ज़रूरी नहीं है, मेरे को तो खेतों में जाना है, मुझे अपने काम करने हैं, मुझे बिज़नेस करना है, या मुझे अपने बाकी के दूसरे काम करने हैं। ऐसी स्थिति में कई बार जो आपस की कंपैटिबिलिटी होती है, एक दूसरे के साथ जो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है वो नहीं बन पाता है, और ये प्रभाव डालता है शरीर के ऊपर और मन के ऊपर।
कई बार ये भी देखा गया है कि ये जो यंग कपल्स होते हैं, मैरिड जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, कुछ ऐसी जो बिहेवियरल पैटर्न होते हैं, जो बिहेवियर के हमारे तौर तरीके होते हैं, वो भी हमें बहुत परेशान करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये अगर कोई व्यक्ति फैमिली प्लानिंग के लिए कोशिश कर रहा है और साथ-साथ में उसको कुछ नशे करने की आदत है, शराब पीना, सिगरेट पीना, और पहले से ही जो इमोशनल वैक्यूम चल रहा है पत्नी के साथ, तो भी इमोशनल प्रॉब्लम होती हैं, इमोशनल वैक्यूम होता है और फैमिली प्लानिंग में इश्यूज़ आते हैं। कंपैटिबिलिटी मैच नहीं करती है। कई बार ये देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही अपने जो बायोलॉजिकल चेकअप है उनको लेके रेजिस्टेंस शो करते हैं, और जब पहले तो उनको लगता है कि नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, पुरुष महिला ऐसा सोच सकते हैं, नहीं मैं तो कंप्लीट हूँ, बायोलॉजिकल लेवल पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है, तो वो कभी इसको ध्यान नहीं देते। कुछ लोग ध्यान देते हैं और उनको पता लगता है कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं, स्पर्म काउंट कम है, डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है, इरेक्शन नहीं आ पाता है, या और भी दूसरे रीज़न्स हैं, इसकी वजह से भी परेशानी आती है और फैमिली प्लानिंग का इशू जो प्रयास है वो अधूरा रह जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? कपल्स को नहीं पता, वो परेशान रहते हैं, उनको कोई समझाने वाला नहीं होता है। बहुत कम ऐसे इश्यूज़ होते हैं जहाँ पर वो कंसल्टेशंस के लिए आते हैं या किसी से बात करते हैं। अधिकतर 90% लोगों को दिमाग में यही आता है कि अगर दिक्कत आ रही है तो हम टेस्ट ट्यूब या आईवीएफ करा लेते हैं या इस तरह की और कोई प्रोसेस अपना लेते हैं। लेकिन हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि आपस की कंपैटिबिलिटी, बिहेवियरल चेंज, डाइट चेंज और इमोशनल वार्मथ और एक हीलिंग और नर्चरिंग एनवायरनमेंट अगर हम क्रिएट कर पाते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ समय दे पाते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को ध्यान में रखते हैं और अपने आप को कंस्ट्रक्टिवली अगर हम एंगेज करते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ में और एक दूसरे के साथ, तो हमको इस तरह के इश्यूज़ को मैनेज करने में काफ़ी आसानी मिलती है। नहीं तो इसके कई बार बड़े नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, जिसमें कि हस्बैंड या वाइफ अगर उनको फैमिली कंसीव नहीं कर पा रहे, फैमिली प्लानिंग नहीं हो पा रही है, तो कई बार इतने हतोत्साहित हो जाते हैं, आशाहीन हो जाते हैं कि उनको लगता है कि अभी रिश्ते में तो कुछ बचा ही नहीं है, क्यों ना इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए, क्यों ना डिवोर्स ले लिया जाए, या और भी खतरनाक परिणाम देखने को मिलते हैं जिसमें मार पिटाई भी होती है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी होते हैं। ये भी देखने को मिलता है कि और भयंकरतम या भयंकर परिस्थितियों में लोग अपना नुकसान भी कर लेते हैं, अपने जीवन का त्याग भी कर लेते हैं। साथ-साथ में एक जो बहुत ही गंभीर मुद्दा मुझे ऐसा समझ में आता है, वो ये भी है कि जो कपल्स के जो पेरेंट्स होते हैं, चाहे लड़की की तरफ से हों, चाहे लड़के की तरफ से हों, उनके मन में वही सामाजिक अवधारणा, वही सोशल अंडरस्टैंडिंग जो या रिचुअल्स जो वो देखते हैं अपने आस-पास, सोशल लर्निंग कि भई शादी हो गई, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, अब तो बच्चा होना चाहिए। वो लोग हस्बैंड या वाइफ को रोज़ या आते-जाते या गाहे-बगाहे इस बात का एहसास कराते रहते हैं। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि जहाँ पर इमोशनल वार्मथ नहीं है, जहाँ पर बात नहीं होती ज़्यादा, जहाँ पर एक-दूसरे को समझने की कोशिश नहीं की जा रही है, जहाँ पर ये माना जा रहा है कि नहीं भई खाना-पीना तो मिल रहा है और ज़्यादा ज़रूरत क्या है, या मैं तो अपने हिसाब से ही उठूँगा, बैठूँगा, या मेरे अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम है। कैसे हम संभव या उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह की फैमिली प्लानिंग वाले इश्यूज़ या बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया आसानी हो सकती है। हम उनकी बात नहीं कर रहे जहाँ पर ये बोला जाता है या देखा जाता है कि अरे दुनिया में बहुत सारे लोग शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, लड़ाई झगड़े भी करते हैं तो भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसके अलग कारण हो सकते हैं। लेकिन हम उनके लिए उनकी बात को देख के, उनकी परिस्थितियों को देख के हमारा आचरण भी वैसा ही होना चाहिए, हर बार तो ये ज़रूरी नहीं हो सकता है। हो सकता है मेरे पैरामीटर्स अलग हैं, मेरी रिक्वायरमेंट्स अलग है, मेरा प्रोफ़ाइल अलग है, उसके हिसाब से मुझे अपने अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम इस बात को कर रहे हैं। फैमिली प्लानिंग करते समय दोनों ही कपल्स को अपनी जीवन शैली,
अपना आचार-विचार, खान-पान और लाइफ़स्टाइल को बहुत ज़्यादा हेल्दी लेकर चलने की ज़रूरत है, उनके लिए जिनको दिक्कत आ रही है। ये समझने की ज़रूरत है, ख़ासकर फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है? इन-लॉज़ का रिएक्शंस कैसा है महिला या पुरुष दोनों के लिए, ये भी समझने की ज़रूरत है। कहीं अगर देखा गया है कि ऐसी परिस्थितियों में अक्सर महिला को दोषारोपण किया जाता है, महिला को ब्लेम किया जाता है कि न भई तुम्हारी वज़ह से ये दिक्कत हो रही है, तुमको ध्यान रखना चाहिए, तुमको अंडरस्टैंडिंग शो करनी चाहिए। ऐसी ही परिस्थितियों में कई बार ये भी देखा जाता है कि जो परिवार वाले हैं वो कहते हैं कि भाई हमने कहीं पता किया है, ज्योतिषी से बात करिए, घर में बच्चा आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। अरे बच्चा तो तब आएगा ना जब बच्चा को लाने के लिए जो उपयुक्त वातावरण है उसको तैयार किया जाएगा, शारीरिक और मानसिक दोनों। और ऐसी परिस्थितियों में अगर किसी को ब्लेम किया जाए, किसी को दोषारोपण किया जाए, तो वो व्यक्ति बेचारा हतोत्साहित ही होगा और जो प्रयास कर रहा है, दोनों ही हस्बैंड या वाइफ कोई भी, वो तो और अधूरे रह जाएँगे। तो ये ऐसी बातें हैं जिसपे हमको सिर्फ़ एक व्यक्ति को केंद्र में रख के देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमको सभी लोगों को, परिवार के सभी सदस्यों को, महिला और पुरुष दोनों को, सबको एक साथ समझने की ज़रूरत है और समझाने की ज़रूरत है कि आप ये जो प्रयास कर रहे हैं, ये तभी संभव हो पाएँगे, जब इसके लिए आप अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार करेंगे। और बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए इसका मतलब सिर्फ़ ये नहीं होता कि आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए या आपको खाना-पीना बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, बल्कि संयमित रूप से समायोजित करने की ज़रूरत होती है कि हमको अपना लाइफ़स्टाइल, सुबह का उठना, रात को सोना, खाना, एक्टिविटी, एक्सरसाइज़, हेल्थ और हमारी जो एटीट्यूड हमारा कैसा है। अक्सर ये देखा गया है कि अगर हमारे एटीट्यूड में ग्रैटिट्यूड नहीं है, कृतज्ञता, जो भी हमें मिल रही है, अगर वो नहीं है, तो हमको दिक्कत आती है एडजस्ट करने में, अपने साथ में, अपने आस-पास के लोगों के साथ में, हमारी बॉडी को प्रॉब्लम होती है रिस्पॉन्स क्रिएट करने में। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, इमोशनल एक्सप्रेशंस को समझने की ज़रूरत है। हम कहीं हॉस्टाइल तो नहीं हो रहे एक-दूसरे के लिए, हम कहीं क्रिटिकल कमेंट्स तो नहीं कर रहे एक-दूसरे के लिए, हम कहीं एक-दूसरे को इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है मैं बहुत शांत रहने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरे साथ में जो रह रहा है क्या उसको भी जो मुझे शांति लग रही है उसको इस सज़ा में या कैद में रहने की क्या ज़रूरत है? वो हो सकता है वो व्यक्ति बहुत ही वोकल है, उसको बात करना अच्छा लगता है, वो इस उम्मीद से आपके साथ रहता है, चाहे पति या पत्नी कि हाँ भाई हमारे पति आएँगे, हमारी पत्नी आएगी, हम उनके साथ चाय पिएँगे, उनके साथ आएँगे-जाएँगे। लेकिन मैं क्या मतलब पति या पत्नी तो बहुत चुप रहने वाला इंसान है। तो कई बार इमो जो आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो आपके इमोशनल एक्सप्रेशन को फॉलो करता है। अगर आपके इमोशंस में वार्म्थ नहीं है, आपके एटीट्यूड में वेलकमिंग जेस्चर नहीं है, तो आपको आपकी बॉडी उसको रिएक्ट करती है या उसी तरह से फॉलो करती है। आपके इमोशंस कम होते हैं तो आपकी बॉडी के रिस्पॉन्सेज़ भी इन्फ्लुएंस होते हैं। तो एक एडिक्वेट इमोशनल रिएक्शंस इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द बॉडी टू रिएक्ट वेल हमें समझने की ज़रूरत है, क्या होना चाहिए? और जब हम इसको मिल के समझते हैं, मिल के कोशिश करते हैं मैनेज करने की, तो इसके सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जो आजकल बहुत गंभीर होता जा रहा है, जो आईवीएफ के सेंटर्स हैं या कहीं वो भीड़ बढ़ती जा रही है और अदालतों में इनफैक्ट तलाक के केसेस भी बहुत बार इस वजह से होते हैं। महिलाओं को या पुरुषों को कई बार इसके लिए अम, हतोत्साहित और उनको दोषारोपण किया जाता है कि तुम इस लायक नहीं हो। जबकि शायद अगर हम थोड़ा-सा सुधार कर लें, थोड़ा-सा ध्यान दे दें, तो जो परिस्थिति गड़बड़ होती जा रही है उसको मैनेज किया जा सकता है। ये बात इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि ऐसे लोग हमारे आस-पास ही तो होते हैं। हमारे आस-पास ही तो रहते हैं। हमारे घर के लोग होते हैं, हम खुद होते हैं, हमारे मोहल्ले पड़ोस के लोग होते हैं। अगर हम उनको इस बात के प्रति सचेत कर सकें, तो मुझे लगता है रिश्तों को बचाया जा सकता है और जो उनके बीच में जो वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारा परिवार बढ़े, इस तरह की संभावनाओं को भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत बार ये संभव नहीं हो सकता। पैसे की दिक्कत की वजह से बहुत से लोग आईवीएफ नहीं जा सकते हैं या जो आर्टिफिशियल प्रोसीजर्स होते हैं वो नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर अपने अंदर जो चेंजेस अगर कर लें अपने एटीट्यूड में अपने इमोशनल एक्सप्रेशन में अंडरस्टैंडिंग में तो बहुत सारी समस्याओं को इस तरह से भी मैनेज किया जा सकता है।
कोशिश करिए ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।